हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर नवल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन क्लास 9th के लिए है। हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मैटर के बारे में जानेंगे। तो मैटर होता क्या है? मैटर, हम अपने आसपास बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों में जैसे हमारे पास चौक है, स्कूल में आप देखते होंगे डस्टर, बेंच, आपका बैग, या आप खुद इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। या हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, या तो वो मैटर से मिलकर बना होता है या वो एनर्जी होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं मैटर में क्या हो सकता है, जैसे चौक है, हम जो खाना खाते हैं फूड, ये भी एक मैटर है, और जो क्लॉथ्स आप पहनते हैं ये भी एक मैटर है। ऐसे बहुत सारी जो भी चीज़ें आपके अगल बगल दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है? मैटर है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक क्वांटिटी होती है, जो जैसे साउंड क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है। इन दो चीज़ों के अलावा मैटर और एनर्जी के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हम मैटर का डिफिनीशन जानेंगे। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर यानी पदार्थ, हम उसे कहते हैं जिस वस्तु के पास कुछ द्रव्यमान होती है और वह कुछ स्थान को घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में हम कुछ जानेंगे। मैटर, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिफिनीशन पढ़ा है कि एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। कोई भी वस्तु जिसके पास मास होती है यानी द्रव्यमान होता है और वो स्थान को घेरती है यानी उस स्पेस को घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मैटर है, ये जो मैटर है ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। यही पार्टिकल्स मिलकर मैटर को बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। और एक बात और है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग एटम भी कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम भी कहते हैं। यही एटम होते हैं। ये एटम मिलके, कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे आप देखते होंगे एटम आप देखते होंगे, ये ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है, कार्बन का एटम होता है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का। कई सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल हम देखते हैं O2, यानी ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसके बाद कंपाउंड क्या होता है? कई सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे वाटर क्या है? एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के एक एटम है और हाइड्रोजन के दो एटम हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज
ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में मुख्यतः पढ़ते हैं। ये 3 हमको मैटर को समझने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, मान लीजिए एक कोई मैटर है, किसी भी चीज़ का मैटर हो सकता है, इसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो एक पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। एक पार्टिकल्स के बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे मूव कॉन्टिन्यूअसली, दे मूव कॉन्टिन्यूअसली, यानी ये जो पार्टिकल्स है ये हमेशा एक स्थान पर नहीं रहता है, ये हमेशा मूव करता रहता है, ये हमेशा मूव करता रहता है अपनी जगह पे, क्योंकि बिकॉज इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल्स में मूवमेंट के वजह से आती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। इसमें क्या है? m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। यानी जो एनर्जी वेलोसिटी की वजह से आए उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है दे यानी पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, या ये पार्टिकल्स है, ये ऊपर वाला पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अगला टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। यानी पदार्थ किस फॉर्म में है? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, तीसरा गैस। मुख्यतः तो ये 3 होती हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इनके अलावा भी हमारा एक प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये 3 ही पाई जाती है। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है या गैस पाई जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन को हटा दिया जाए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, ठीक है, या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो हम प्लाज्मा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब ब्लैक होल की थ्योरी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये कंटेनर सॉलिड का है, ये लिक्विड का है और ये गैस का है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी ये सॉलिड के पार्टिकल्स
काफ़ी आपस में चिपके होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, पार्टिकल्स की विशेषता पढ़ रहे थे, तो पहली विशेषता हम लोग पढ़े थे कि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा हम पढ़ रहे थे कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। और तीसरा हम पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड के केस में हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा रहेगा दे आर टाइटली पैक्ड। ये बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, आपस में बहुत एक पास रहते हैं इसके पार्टिकल्स। इसको हम कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर इसके स्पेस की बात की जाए तो इनके बीच में मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल के बीच में बहुत कम जगह होता है, बहुत ही कम जगह होता है। अभी हम लिक्विड और गैस के बारे में देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इनके बीच में क्या लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, अब देखिए इस एक पॉइंट और इसमें बच जा रहा है, जो सॉलिड होता है उसके पास डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। चौथा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो शेप है ये बदलता नहीं है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड के अपेक्षा दूर दूर होते हैं। सॉलिड की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉलिड के लिक्विड को पढ़ने के लिए सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो हमको बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझेंगे। इनके जो पार्टिकल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब है कि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के अपेक्षा, यानी मोर स्पेस। तीसरा पॉइंट है, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी पार्टिकल्स को आपस में जो खींचने की क्षमता है, ये सॉलिड से कम होती है, यानी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा पॉइंट है हमारा, सॉलिड का चौथा पॉइंट क्या था, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब आप सोचिए, सॉलिड में तो हम समझ गए, लेकिन लिक्विड में जब हम कोई पानी लेते हैं किसी बर्तन में, अगर मान लीजिए पानी बोतल में है तो वो बोतल का शेप ले लेगी। उसी चीज़ को अगर हम उसको ग्लास में डाल दें तो वो ग्लास का शेप ले लेगी। तो हम इससे समझ सकते हैं कि लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिफिनिट का मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। यानी वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता है। जिस बर्तन में हम उसको डालेंगे उसी बर्तन की वो शेप ले लेगा। अब आते हैं गैस के बारे में। तो गैस के बारे में इसका एग्जांपल क्या था, लिक्विड का एग्जांपल क्या था, क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया,
बहुत सारे एग्जाम्पल है सॉलिड के, चेयर, डस्टर, ब्रिक्स, टेबल, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। अब गैस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। गैस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हमारा एयर गैस का एग्जाम्पल है, जो डीओ हम यूज़ करते हैं, या फिर अगरबत्ती जलाते हैं जो धुआं निकलता है, जो स्मोक होता है, कल कारखानों से जो धुएं निकलते हैं वो क्या होता है? गैस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बारे में हम समझते हैं गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े दूर दूर पे होते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। गैस के पास जो भी स्पेस होता है आपस में पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होता है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने की जो क्षमता है वो सबसे कम होती है। यानी हम लिख सकते हैं, देखिए ये तो लूजली पैक्ड था, ये टाइटली पैक्ड था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मूव्स फ्रीली। यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रीली, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने के कारण। दूसरा हमारा पॉइंट हो सकता है, जो गैस होते हैं इनके पास जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम स्पेस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट कर सकें। तीसरा, जो भी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा, यानी मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अब देखिए इसमें तो डेफिनेट वॉल्यूम था लेकिन शेप फिक्स नहीं था। इसमें सॉलिड में दोनों ही फिक्स था, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसमें दोनों ही फिक्स नहीं है। इसमें शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी कमरे पे हम अपने शरीर पे डीओ लगाए तो मेरा शरीर तो महकेगा ही, मेरे साथ साथ पूरा रूम भी महकने लगता है। और गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ तक वो फैल सकता है वो फैलता है, यानी इट मूव्स फ्रीली। हम यहाँ पर धुआं जलाते हैं और धुआं उड़ के हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर तक पहुँच जाता है। और इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? क्या पदार्थ अपने अवस्था को बदल सकता है? जी बिल्कुल बदल सकता है। हम देखते हैं वाटर होता है, पानी होता है, पानी को हम लेते हैं फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि वो पानी बर्फ़ बन जाता है। ठीक, बर्फ़ निकाले, एटमॉस्फेयर में रख दिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिए किसी कटोरे में। थोड़ी देर बाद बर्फ़ से फिर वो कैसा हो जाता है? पानी में बदल जाता है। पानी को लिए हम भगोने में लेके उबालने लगे। जैसे उबालना शुरू किए, गैस बन के पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। तो सबसे पहले बर्फ़ सॉलिड से क्या हो जाता है? लिक्विड। हम क्या किए? सॉलिड क्या था? आइस। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। आइस को हम जैसे क्या किए? हीट किए। क्या किए? हीट किए। किस में चेंज हो गया? लिक्विड। लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में। इसके बाद हम क्या किए? वाटर को भी हीट करना शुरू कर दिए, भगोने में डाल के गैस पे रखना शुरू कर दिए। उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। किस में हो जाएगा? वेपर में। वेपर जो होता है वाटर का गैसियस फॉर्म होता है। वाटर का गैसियस फॉर्म क्या होता है? वेपर। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि
मैटर अपना स्टेट यानी अपनी अवस्था लगातार चेंज कर सकता है, तो मुख्य दो प्रभावों के कारण मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। पहला है ड्यू टू टेम्परेचर, दूसरा है ड्यू टू प्रेशर। ड्यू टू टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को हम क्या कह सकते हैं, हीट के फॉर्म में अगर हम टेम्परेचर को ले, जैसे जैसे हम हीट देते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम एक ही मान सकते हैं। देखिए टेम्परेचर का एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि आइस था, आइस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए यानी उसको हीट किए, वो वाटर में चेंज हो गया। वाटर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए, उसको हीट किए, तो किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा ड्यू टू प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर यानी दाब के कारण हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अपने घर में हम यूज़ करते हैं एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। शुरू में जो एलपीजी होता है वो एक गैस होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाकर टेम्परेचर को कम करते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, लिक्विड को चेंज कर सकते हैं, गैस को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड में। यानी एलपीजी जो हमारा होता है शुरुआत में गैस होता है, इस पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो जो गैस होता है इसको हम कंप्रेस करके गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। जो हमारे घर सिलेंडर आता है वो, उसमें अगर आप उसको हिला कर देखेंगे तो हमें फील होगा कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, फिर हम उसको गैस क्यों कह रहे हैं। और अगर लिक्विड जा रहा है तो लिक्विड कैसे जल रहा है, हमको तो भाई हम तो उसको गैस कहते हैं ना, तो उसमें से गैस निकलता है, हमें तो महकता भी है वो गैस। तो वो होता क्या है कि गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर में आता है, जैसे उसके पाइप में आना शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है, वो नॉर्मल कंडीशन पाते ही तुरंत लिक्विड से फिर चेंज हो जाता है गैस में, और वो गैस चूल्हे में चलने लगता है। इसका एक और एग्जांपल है डीओ। जो डिओड्रेंट हम यूज करते हैं, डिओड्रेंट किस में होता है, होता तो गैस है, लेकिन बॉटल को जब हम देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो डीओ में भी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है डीओ में, और फिर हम उसको जब छिड़कते हैं अपने शरीर पे तो वो किस में फॉर्म में पता चलता है, हमें गैस की फॉर्म में पता चलता है। आगे हम देखते हैं एक टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर at which solid starts to become liquid. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है। केल्विन जो है SI यूनिट है टेम्परेचर का। किसका,
टेम्परेचर का। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273 केल्विन। इसके बाद हम एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। जो आइस होता है वो मेल्ट होता है, यानी हम कैसे स्टेट को चेंज होते हुए देखेंगे, सॉलिड से लिक्विड जाने में, लिक्विड से गैस जाने में, फिर गैस से वापस लिक्विड आने में, और लिक्विड से फिर सॉलिड में। तो सॉलिड को जैसे ही हम इसको हीट करेंगे वो किस में चला जाएगा? लिक्विड में। फिर लिक्विड को हम जैसे ही हीट करेंगे वो किस में चला जाएगा? गैस में। ठीक, ये चीज तो हम लोग समझ लिए थे पहले ही, लेकिन समझना क्या है, अब देखिए, मान लीजिए बर्फ था, सॉलिड बर्फ था, उसको हम हीट किए, वो वाटर में चेंज हो गया, वाटर को हम हीट किए, गैस में चेंज हो गया। अब इसका उल्टा देखते हैं कि गैस से फिर लिक्विड में कैसे आता है। गैस को जैसे ही हम कूल करते हैं तो ये कंडेंस हो जाता है। गैस या वेपर होता है, वेपर को जैसे ही हम ठंडा करते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तुरंत फिर वाटर में चेंज हो जाता है। और वाटर को हम जैसे ही कूल करते हैं या कह सकते हैं फ्रीज करते हैं। जैसे हम उसको अगर फ्रीजर में डालते हैं तो कूल ही तो करते हैं, तो इसको कूल करते हैं। तो आप देखिए, सॉलिड को हमने हीट किया, लिक्विड हो गया, लिक्विड को हीट किया, वो गैस में बदल गया, फिर गैस को हम कूल किए, लिक्विड में आ गया, यानी वेपर को कूल किए। इसको हम समझ कैसे सकते हैं? ऐसे देखिए, भगोने में पानी उबालते हैं, ऊपर से एक ढक्कन रख देते हैं, तो बाद में हम देखते हैं कि पहले तो धुआं ऊपर जाता है, धुआं ऊपर जाता है, जैसे ढक्कन में वो धुआं चिपकता है, थोड़ी देर बाद उस पर वाटर बबल बन जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो वही वाटर वेपर के फॉर्म से चेंज होके फिर किस में आ गया? कूल होने के बाद वाटर बन गया। फिर उस वाटर को हम किस में डाले? फ्रिज में डाले, उसको कूल किए, तो क्या बन गया? फिर आइस बन गया। ठीक, ये हमको समझना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक साइकिल बनाएंगे हम इस तरह से, एक साइकिल में हम देखेंगे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं सॉलिड लिक्विड गैस के आपस में ट्रांसफॉर्म होने के। तो देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक, अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैस से फिर सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? या फिर सॉलिड से गैस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? और गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। ये टर्म्स आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड में बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक, इसके बाद लिक्विड से गैस में जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। उसके बाद गैस, इसके बाद गैस से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। इसके बाद सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? सब्लिमेशन। कौन सी प्रक्रिया है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। इससे पहले आप देख रहे होंगे सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड से फिर गैस में जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि सॉलिड सीधे गैस में चेंज होता है। इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर यानी
कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं, कपूर सॉलिड स्टेट से किस में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम क्या पढ़े हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम क्या कहे हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम वेपराइजेशन कहे हैं, और गैस से लिक्विड होने के जो फेनोमेना है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस तरह से हमने एक चेन फाउंड किया है, इसमें अभी एक चीज बचा हुआ है, लिक्विड से सॉलिड में जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो बच्चों इसको जरा ध्यान से तुम लोग एक बार सब कुछ देख लो कि सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को हम वेपराइजेशन कहते हैं, गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं, सॉलिड से गैस बनने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम डिपोजिशन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। तो अगला टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इवापोरेशन जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। इवापोरेशन है द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट टू gaseous state below its boiling point। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और इवापोरेशन क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बल्क फेनोमेना होता है। क्या होता है, बल्क फेनोमेना। अब ये बल्क फेनोमेना क्या होता है अभी समझते हैं। बल्क फेनोमेना का मतलब होता है कि जैसे हम इसका एग्जांपल लेकर समझेंगे, जैसे कि भगोने में अगर दूध गर्म हो रहा है या पानी उबाला जा रहा है, तो पानी उबलता है उसके, जैसे हम कहते हैं ना कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी के जो सबसे ऊपरी सरफेस का जो पार्टिकल्स होगा वो इवापोरेट होकर चेंज होगा गैसियस फेज में, नहीं। बल्क फेनोमेना का मतलब होता है कि भगोने के अंदर वाटर के कोई भी पार्टिकल्स ऊपर जा सकता है। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया। इवापोरेशन के लिए क्या होगा, जो पानी सरफेस पे होगा वो ही ऊपर जाता है, यानी सरफेस का जो पानी है वही ऊपर जाता है। तो इसको कहते हैं सरफेस फेनोमेना। क्या कहते हैं, सरफेस फेनोमेना। ये होता है बल्क फेनोमेना, यानी बल्क में जाता है पानी। कहीं का भी पानी, यहाँ का भी उड़ सकता है, यहाँ का भी उड़ सकता है, नीचे से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें इवापोरेशन में क्या होगा, सिर्फ सरफेस का पानी ऊपर जाएगा। तो ये समझ गए। वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है तो इवापोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। इवापोरेशन के लिए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है जो पानी है वो 80 डिग्री पे भी जा सकता है ऊपर। ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है, 70 डिग्री पर भी जा सकता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत किस में पड़ती है, बॉइलिंग पॉइंट में, और कम तापमान में भी काम चल जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल में लेंगे कि अपने घर में हम पानी गिरा देते हैं, पानी गिराते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद अगर पोछा न भी लगाया जाए तो वो सूख जाता है, थोड़ी देर बाद सूख जाता है। किसकी वजह से होता है, इवापोरेशन की वजह से होता है। अपने आसपास हम तालाब देखते हैं, नदी देखते हैं, जो भी पोखरा वगैरह देखते हैं, क्या होता है, पानी उसका सूखता रहता है। क्यों सूखता रहता है, क्योंकि उस पर सनलाइट, सनरेज पड़ती है, हीट होता है, और उसके सरफेस का जो पानी होता है वो आसमान में ऊपर चला जाता है।
फिर वही पानी बारिश बनता है, कंडेंस होता है, फिर नीचे गिरता है। तो ये बात की बात है, लेकिन इवापोरेशन के कारण ही ये सब होता है। इसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, कुछ ऐसे कारक हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं यानी इवापोरेशन के रेट को डिसाइड करते हैं। रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जिनमें पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप समझ सकते हैं कि अगर पानी को ग्लास में रखा जाए तब जल्दी इवापोरेट होगा, या फिर उसको अगर थाली में रख दिया जाए तो जल्दी इवापोरेट होगा। तो हम समझ सकते हैं कि थाली का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, इवापोरेशन प्रोसेस भी उसमें ज़्यादा होगा। तो जैसे सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कपड़ा है, कपड़ा हम धुल के अगर पसारना होता है तो हम उसको अच्छे से खोल के पसारते हैं, ताकि इसका सब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा। इवापोरेशन का मतलब उसमें से पानी जल्दी निकल जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हमारा कपड़ा सूख जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा यानी इससे हम कैसे समझेंगे कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जाड़े के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कपड़े जल्दी सूख जाया करते हैं, जाड़े के दिनों में टेम्परेचर कम रहता है इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तीसरा हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये है विंड स्पीड। क्या है? विंड स्पीड, यानी हवा की जो गति होती है। हवा की गति जब ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। हवा की गति जब ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। हवा के कारण ही इवापोरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है, यानी जहाँ हवा तेज बहेगी वहाँ कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। चौथा हमारा फैक्टर इन तीनों से थोड़ा अलग है। चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर इन एयर, यानी एयर जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो वाटर को होल्ड करते हैं, वेपर्स के फॉर्म में वाटर को होल्ड करते हैं। अगर एयर में सोचिए पहले से ही अगर वाटर अवेलेबल हो तो वो किसी और जगह से वाटर क्यों लेगा? जब उसका पहले से उसके पास वाटर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो उसके पास जगह नहीं है तो वाटर नहीं लेता है। तो यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन क्या होता है? कम हो जाता है। इवापोरेशन क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स थे जो इवापोरेशन के रेट को, दर को उसके डिसाइड करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन प्रोसेस के कारण कूलिंग होता है, यानी शीतलता होती है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे एसीटोन, जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर होता है, डिओड्रेंट होता है, परफ्यूम होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जल्दी से जल्दी इवापोरेट होना चाहती हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और जैसे ही इनको एनर्जी मिलता है ये इवापोरेट हो जाती हैं। और जहाँ से भी ये इवापोरेट होती हैं उस सरफेस पे ये ठंडक प्रोवाइड, मतलब कूल प्रोवाइड करती हैं। वहाँ का जो सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि डीओ हम लगाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, परफ्यूम लगाते हैं तब भी हमको ठंडक का एहसास होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इवापोरेशन के कारण कूलनेस होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमसे कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा क्यों है? कॉटन के कपड़े हमें इसलिए पहनने चाहिए कि कॉटन जो होता है वो स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब करता है। पसीने को एब्जॉर्ब करता है कपड़ा, और कपड़े से जो स्वेट है वो इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो हमको कूलनेस फील होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में
तो ग्लास के आगे पीछे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं? तो होता क्या है कि जैसे ही कोई ग्लास में हम अगर ठंडा पानी रखेंगे तो एयर में वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लास के कांटेक्ट में आते ही वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। देखिए यहाँ हम गेन होने की बात कर रहे थे एनर्जी को, लेकिन वहाँ पे एनर्जी लूज होता है। तो जैसे ही वो एनर्जी लूज होता है, एयर्स में जो वेपर्स प्रेजेंट है वो एनर्जी लूज होके वेपर फॉर्म से सीधे किस में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। यानी जो वेपर होता है वो लिक्विड यानी वाटर में चेंज हो जाता है और वहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो बस आज के टॉपिक में हमें यही पढ़ना था। और एक बात और, कोरोना वायरस के चलते हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे स्कूल के द्वारा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको ध्यान से पढ़िए, घर में रहिए और पढ़ाई के लिए फोकस्ड रहिए। थैंक यू।